नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज बुधवार 22 नवंबर को भारत वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कल मंगलवार को कहा कि G20 का यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में सितंबर में हुए G20 समिट में तय किए गए नतीजों और कार्रवाई बिंदुओं को आगे बढ़ाएगा। इस बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा, वैश्विक शासन में कमियों को दूर करने, महत्वपूर्ण चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने, रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास में जारी संघर्ष के प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह डिजिटल शिखर सम्मेलन न केवल घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा का अवसर देगा, बल्कि लीडर्स को उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचारों को साझा करने और सहयोग बढ़ाने का मौका भी देगा जिनका हम सामना कर रहे हैं। कांत ने कहा कि बुधवार शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाले इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो सितंबर में भारत में हुए G20 समिट के दौरान शामिल नहीं हुए थे। इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच खबर है कि युद्ध विराम को लेकर इसराइल और हमास में एक समझौते पर सहमति बनी है। समाचार एजेंसी AFP द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कल मंगलवार रात 8 बजे इजरायली समय अनुसार एक बैठक हुई, जिसमें हमास के साथ एक समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह समझौता मुख्य रूप से बंधक महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है। समझौते के तहत हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे होंगे और वे सभी इजरायली नागरिक होंगे, क्योंकि विदेशी बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत फिलहाल टेबल पर नहीं है। वहीं इसके बदले में 4 दिनों का युद्ध विराम होगा। हालांकि इजरायली सरकार का कहना है कि इजरायली सेना और सिक्योरिटी सर्विस सभी बंधकों की घर वापसी होने तक और हमास का पूरा सफाया करने तक युद्ध जारी रखेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गजा से इजरायल को आगे कोई नया खतरा ना हो। गौरतलब है कि बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर 240 लोगों को बंधक बना लिया था और तभी से इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। खबरों के मुताबिक उस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। वहीं उसके बाद इजरायल की ओर से जारी हमलों में अब तक 12,000 गजावासियों की मौत हो चुकी है। हमास और इजरायल में जारी युद्ध के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह इस बात से काफी ज्यादा संतुष्ट हैं कि हफ्तों तक बंधक रहे ये लोग आखिरकार अपने परिवार से मिलेंगे। बाइडेन ने इस डील तक पहुंचने में कतर और मिस्र की ओर से निभाई गई मुख्य भूमिका पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस डील में अमेरिका ने सबसे अहम भूमिका निभाई है और साथ ही कतर और मिस्र ने भी मध्यस्थता की है। जो बाइडेन ने ये भी कहा कि वह युद्ध में विराम का समर्थन करने के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि ये जरूरी है कि डील के सभी पहलू पूरी तरह से लागू किए जाएं। इस्राइल और हमास में जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया है। एलन मस्क ने X पर लिखा कि X कॉर्प विज्ञापनों और सदस्यता से आने वाले पूरे रेवेन्यू को गजा पट्टी के युद्ध पीड़ितों, इजराइल के अस्पतालों और गजा में रेड क्रॉस या क्रिसेंट को दान करेगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब टेस्ला के मालिक एलन मस्क गजा में मदद के लिए आगे आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कि स्टारलिंक गजा में मान्यता प्राप्त सहायता संगठनों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि एलन मस्क का स्टारलिंक रिमोट एरिया में लो कॉस्ट इंटरनेट प्रदान करने के लिए विकसित एक सैटेलाइट नेटवर्क है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा कल मंगलवार को ब्रिक्स की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक इस्राइल और हमास युद्ध पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, साथ ही फिलिस्तीनियों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध का कारण एक आतंकवादी हमला था। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि गजा में रह रहे लोगों के संकट को देखते हुए भारत ने अब तक 70 टन की मानवीय सहायता भेजी है और इस तरह की सहायता जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस्राइल और हमास युद्ध के कारण नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तनाव को कम करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत करते हैं और फिलहाल आवश्यक यह है कि मानवीय सहायता और राहत गजा स्थित जरूरतमंदों तक पहुंचे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल और हमास के युद्ध में बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना सभी का दायित्व है। बाबा रामदेव द्वारा निर्मित ब्रांड पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के एलोपैथ के विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल कोरोना काल के दौरान पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और उसने पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक लगाने के साथ साथ कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत में याचिका दर्ज की थी। अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एलोपैथ की दवाओं और वैक्सीनेशन के खिलाफ पतंजलि द्वारा कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं करने को कहा है। कोर्ट ने आगाह किया कि न कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और न ही मीडिया में कोई बयान दिया जाए। हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया है उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। बेंच ने कहा कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। बीजेपी सांसद रमेश पिथौड़ी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रिविलेज कमेटी ने पिथौड़ी को 7 दिसंबर को तलब किया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी ने बीजेपी सांसद को 7 दिसंबर को तलब किया है और साथ ही दानिश अली को भी उसी दिन बुलाया गया है। बसपा सांसद दानिश अली कमेटी के सामने मौखिक साक्ष्य देने के लिए पेश होंगे। वहीं इससे पहले भी प्रिविलेज कमेटी ने बीजेपी सांसद पिथौड़ी को तलब किया था, लेकिन वे कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान रमेश पिथौड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सदन में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका विरोध करते हुए खुद दानिश अली, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर पिथौड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने का आग्रह किया था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सभी शिकायतों को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया था। म्यांमार से सामने आई हिंसा की खबरों के बाद भारत सरकार ने भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल मंगलवार 21 नवंबर को एक बयान जारी कर कहा कि म्यांमार में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को यहां की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो लोग पहले से ही म्यांमार में रह रहे हैं वो हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में ना जाएं। सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय यात्रा से भी बचना चाहिए। बयान में आगे कहा गया है कि म्यांमार में रह रहे लोगों से अपील की जाती है कि भारतीय दूतावास में फॉर्म भरकर रजिस्टर करें। दरअसल आपको बता दें कि मिलिशिया समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स ने म्यांमार के चिन राज्य में हमला कर दिया था। वहीं म्यांमार सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान हमले के कारण कई सैनिक भागकर भारत आ गए थे। हालांकि उन्हें 19 नवंबर को उनके देश वापस भेज दिया गया। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत म्यांमार सीमा पर स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। पीटीआई द्वारा ये जानकारी अधिकारियों के हवाले से दी गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता लगातार राज्य का दौरा कर चुनावी सभाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार 22 नवंबर को सागवाड़ा कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भरतपुर समेत अन्य जिलों में सभा करेंगे। बता दें कि राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर रविवार को एक ही फेज में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।